स्वागत है आपका एक बार और केयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो ये भी हम लोग एकदम आसान भाषा में और फर्राटेदार तरीके से इसको हम एकदम समझने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है वैसे ही इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेल को। और ये रिविजन सेशन रहने वाला है, इसीलिए हम लोग इसमें मेन बोल्ड बोल्ड पॉइंट रखे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके तैयार रहिए और जो भी चीज़ यहाँ पे आपको दिखे जो आप नहीं जानते हैं उसको आप यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल का परिभाषा यानी डिफिनीसन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका की खोज जो हुआ था वो 1665 में रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पे रॉबर्ट हुक नाम है उनका, वो 1665 ईस्वी में सेल का खोज किया था। देखिए मानव शरीर का निर्माण जो होता है वो एक कोशिका से होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिका को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, मतलब कोशिका को आप ऐसे नॉर्मल आँखों से देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, इसीलिए आप इसको नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह बहुत छोटी होती है और माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद शरीर की ऐसी सूक्ष्म रचनाओं, जैसे जो भी छोटी छोटी चीज़ें सूक्ष्म रचनाओं जो नग्न आँखों से नहीं देखी जा सकती थी, उसे माइक्रोस्कोप के आविष्कार होने के बाद से देखा जाने लगा, जैसे कोशिका आदि को आसानी से देखा जाने लगा। फिर एक्स्ट्रा यहाँ पे नोट में देख लीजिए, माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने लगभग 1670 के आसपास किया था। तो ये माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। फिर इसके 4 साल बाद, इसके कुछ वर्षों बाद, 4 साल 1674 में, इसको आप लोग याद रखिएगा, 4 साल के बाद यानी 1674 में उन्होंने पहली बार सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा और फिर उनका वर्णन किया। इसी कारण एंटोनी वॉन लियोनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ये तो आपका एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे एंटोनी वॉन लियोनहॉक। क्या लिखेंगे? एंटोनी वॉन लियोनहॉक। आप लोग स्पेलिंग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। फिर देखिए माइक्रोस्कोप से देखने पर पाया गया कि मानव शरीर की कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है कोशिका का। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं व कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे ये तो साइटोलॉजी हो गया। कोशिका विज्ञान को हम लोग आगे देखेंगे, हालांकि मैं शुरुआत में ही आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया हूँ। मैं यहाँ पे डेफिनेशन आगे लिखा हूँ, अभी आप ये देखिए। अब आ जाते हैं सेल डिवीज़न पर। सेल डिवीज़न देखिए, जब कोशिका विभाजित होती है तो नई नई कोशिकाएं बनती हैं। एक जैसी बनावट और एक जैसा काम करने वाली कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। फिर हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कई ऊतक मिलकर ऑर्गन बनाते हैं जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स इत्यादि। फिर कई अंग मिलकर एक तंत्र यानी सिस्टम बनाते हैं। हर तंत्र शरीर में एक विशेष काम करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कई अंगों से मिलकर बना होता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और पेंक्रियाज, ये सब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना। तो कोशिका यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आता है डेफिनेशन। देखिए कोशिका शरीर की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ईंटों से घर बनता है ठीक वैसे ही कोशिकाओं से शरीर बनता है। अब यहाँ पे बात करते हैं शेप ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर की बात करते हैं कोशिका की। तो शरीर में अलग अलग जगह कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। कोई लंबी होती है,
कोई गोल होती है, कोई पतली, कोई चौड़ी। यानी जो कोशिका का स्ट्रक्चर है वो एक नियमित नहीं है, वो गोल, पतली, लंबी, चौड़ी कुछ भी हो सकती है। तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इसका नाम अलग अलग है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखिए कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी सबसे बाहरी वाला हिस्सा, जो कि प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी इससे कुछ पदार्थ ही अंदर या बाहर जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर और अंदर जा सकते हैं। अब इसके काम समझिए। इसका काम है कोशिका को सुरक्षा देना। ये किसका काम बता रहे हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ये उसका काम है। तो यहाँ पे कोशिका को सुरक्षा देता है, फिर कोशिका को आकार यही देता है। कौन देता है? तो सेल मेम्ब्रेन। फिर अंदर की चीज़ों को बाहर जाने से रोकता भी है। कौन रोकता है? सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़िए। फास्फोलिपिड को समझिए। यहाँ पे फास्फोलिपिड क्या होता है, जो कि यहाँ पे बताया है कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बना होता है। तो प्रोटीन तो आप लोग समझते ही हैं। तो यहाँ पे फास्फोलिपिड को समझिए कि फास्फोलिपिड क्या होता है। फास्फोलिपिड एक विशेष प्रकार का वसा मतलब फैट या लिपिड होता है, जो मुख्य रूप से कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे आप समझ गए। फिर देखिए, सेल की बाहरी दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन जिस पदार्थ से बनी होती है उनमें सबसे मुख्य पदार्थ फास्फोलिपिड होता है। इसलिए हम आपको फास्फोलिपिड को समझाए हैं। अब यहाँ पे देखिए, फास्फोलिपिड के दो भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हेड यानी सिर, दूसरा होता है टेल और पोच। ये दोनों का अलग अलग काम है, इसको आप हम लोग देखेंगे, अलग अलग समझेंगे। देखिए, हेड जो है और टेल जो है, ये दोनों का अलग अलग काम है। हेड जो है वो पानी को पसंद करता है, जबकि टेल जो है वो पानी को पसंद नहीं करता है। ठीक है। फिर हेड है, इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। पहले एक ही को आप लोग समझ लीजिए। हेड जो है वो पानी को पसंद करता है और इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। पानी को पसंद करता है इसीलिए इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और इसमें निगेटिव चार्ज होता है, जैसे हेड के बाद इलेक्ट्रिकली चार्ज, और इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है। वैसे ही टेल में देखिए, टेल में एकदम उल्टा हो जाएगा इसका। यहाँ पे ये पानी को पसंद नहीं करता है और इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं, क्योंकि ये पानी को पसंद नहीं करता है और इसमें चार्ज नहीं होता है। टेल नो चार्ज और इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे हम लोग कार्य देखेंगे। तो देखिए, कोशिका को आकार देना, कोशिका को सुरक्षा करना, पदार्थों का अंदर बाहर करने वाले को नियंत्रित करना, और फिर यहाँ पे कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म जो है को अंदर बंद रखना, और भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना। ये सब काम करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो सबसे कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, बाहरी हिस्सा होता है, उस सेल मेम्ब्रेन का ये सब काम है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। यानी यहाँ पे ये चीज़ को हम समझाए हैं कि अवशोषण क्या होता है। तो अवशोषण को देखिए, खाने को जो तोड़कर और उसके अच्छे अच्छे पोषक भागों को शरीर के अंदर लेना ही अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषण का मतलब यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब देखिए, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में समझिए। यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग यानी इसको ऑर्गेनेली होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बताइए। यहाँ पे आप लिखेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, जिसको ऑर्गेनेली कहते हैं। इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको इसको याद रखना है कि कोशिका का कंट्रोल सेंटर कौन सा है, तो वो है न्यूक्लियस। एग्जाम्पल से आप जैसे समझिए कि जैसे स्कूल को प्रिंसिपल चलाता है ना, ठीक वैसे ही सेल को यहाँ पे नियंत्रित न्यूक्लियस करता है। ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम पे लिख दिए हैं।
तो यहाँ पे आप इसको नोट करिएगा। देखिए पहले समझिए, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। इसको ये भी याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये नाम याद जरूर रखना है। फिर देखिए, न्यूक्लियस सेल के बीच में पाया जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। फिर देखिए, आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी आरबीसी हो गया रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये दोनों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बाकी बॉडी में जितने भी सेल हो गए, जितने भी, वो सब में आपका यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर होता है वो केंद्रक होता है, वहाँ पे भी एक छोटा सा मेम्ब्रेन होता है। तो यह न्यूक्लियस को चारों तरफ से ढकती है, और यह भी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कुछ पदार्थों को ही बाहर जाने देती है और कुछ को ही अंदर आने देती है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखिए बता भी दिए हैं, आरबीसी प्लेटलेट्स को छोड़कर सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आगे देखिए, दूसरा नंबर हो गया न्यूक्लियस के अंदर की रचनाएं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे समझिए। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, यानी उपकेंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, यानी उपकेंद्रक। अब न्यूक्लियस के अंदर गोल रचना होता है, जैसा कि अभी समझिए, यहाँ पे आप समझिए, जैसे ये सेल हो गया और यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस यहाँ पे आपका हो गया, उसे ही न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया, फिर यहाँ पे आपका एक हो जाएगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है भाई? तो डीएनए और प्रोटीन से बनी धागे जैसी रचना होती है, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये सेल डिवीजन के समय ही क्रोमोजोम बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई क्रोमोजोम क्या है? तो क्रोमोजोम देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली वह रचना, वह स्ट्रक्चर जिसमें हमारे शरीर की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं भाई। अब आगे बढ़िए, देखिए अब आता है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव, यानी जो सेल जो है, यहाँ पे जो सेल था, यहाँ पे कोशिका द्रव होता है, ये सब एरिया में कोशिका द्रव होता है, तो इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, कोशिका में सेल मेम्ब्रेन के भीतर और न्यूक्लियर यानी जो केंद्रक था उसके बाहर, सेल मेम्ब्रेन यानी सबसे बाहरी वाला हिस्सा, उसके अंदर और न्यूक्लियर के बाहर की तरफ पाया जाने वाला जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कई पदार्थों को घुलनशील बनाए रखता है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बीच में जितना भी हो गया ये सब में आपका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन नहीं जानता है? तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये जूते जैसी आकृति वाला कोशिकांग है, यानी कोशिका का अंग है। ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। हाँ हाँ, सही समझे आप, जो कि स्टोर्ड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलकर कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। अब आगे बढ़ते हैं लाइसोजाइम की तरफ, लाइसोसोम की तरफ। लाइसोसोम का खोज यहाँ पे क्रिश्चियन डे डुवे ने किया था, और यह पाचक एंजाइम बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसका काम होता है प्रोटीन और वसा को तोड़ना, ख़राब पदार्थों को नष्ट करना, ठीक है। और इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर यह सेल को भी नष्ट कर सकता है। तो इसका दूसरा नाम आप लोग याद रखिएगा, सुसाइड बैग लाइसोसोम, सेल के अंदर। अब देखते हैं गोल्गी एपेरेटस, यानी गोल्जी का है। तो इसका खोज किया है कैमिलो गोल्गी, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है गोल्गी एपेरेटस। यहाँ पे यह केंद्रक के पास पाया जाता है, जो सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके पास पाया जाता है गोल्गी एपेरेटस।
गोल्गी अपैरेटस उन कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है जो प्रोटीन का उत्सर्जन करती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आते हैं राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन से बने छोटे कण जो सेल में स्वतंत्र रूप से कई गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, वो राइबोसोम कहलाते हैं। अब आता है फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह नलिकानुमा रचना होती है जो दो प्रकार की होती है। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए भाई, आप लोग अगर सेल को थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो ही जाके आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद आएगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया है और आप सेल नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार सेल चैप्टर जाके पढ़िए। प्ले लिस्ट में सेल चैप्टर बना हुआ है, वहाँ पे आप पढ़िए, वहाँ पे स्ट्रक्चर को भी बढ़िया से समझाया गया है। और उसके बाद आपके यहाँ पे आके समझिएगा तो आपका पूरा जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके ऊपर जो होता है वो राइबोसोम लगे रहते हैं, इसलिए यह खुरदरी दिखती है और इसका काम है प्रोटीन बनाना। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम से ही स्मूथ लग रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग कार्य करती है। एग्जाम्पल देखिए, हाँ, किडनी में दवाइयों का डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यानी शरीर से जो जहरीले पदार्थ है उसको वो निकालती है। फिर यहाँ पे मसल में इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि कैल्शियम यानी Ca++ जमा करती है, कैल्शियम जमा करती है। तो ये सारी जो भी चीज़ें यहाँ पे बताए गए सब इम्पोर्टेंट ही हैं, आप लोग इसको सब लिख ही लीजिएगा और इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा अगर आप लोगों को याद नहीं है तो। अब देखिए, फंक्शन ऑफ सेल यानी कोशिका के कार्य यहाँ पे देखते हैं। तो कोशिका का कार्य हो गया श्वसन, उत्सर्जन या शरीर के हिस्सों की मरम्मत। शरीर कोई टूट फूट जाता है तो वो यही करता है, सेल ही करता है। और फिर ऊर्जा बनाना। और देखिए, हमारे शरीर में कोशिकाओं का अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्य है। जैसे आरबीसी में ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके जाना, ये आरबीसी का काम होता है। रेड ब्लड सेल ब्लड के थ्रू ये लेके जाता है टिश्यू तक। फिर देखिए, मसल सेल शरीर को गति और मजबूती देता है। फिर बेटा सेल में लीवर की बीटा सेल इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। बीटा सेल कहाँ मिलता है? तो लीवर में। और क्या बनाता है? तो इंसुलिन। अब देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ सबस्टेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पदार्थों का आना जाना जो कि दो प्रकार से होता है। पहला है डाउनहिल प्रोसेस और दूसरा है अपहिल प्रोसेस। पहला है डाउनहिल प्रोसेस। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करने वाले जो अणु होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं, जिसे इसका एग्जांपल हो जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस। तो अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे समझिए, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ अपने आप ज़्यादा मात्रा से यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फैल जाते हैं, और इसे ही प्रक्रिया में किस प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं अपहिल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में पदार्थ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में सेल को एटीपी की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे एक ऑस्मोसिस प्रोसेस समझिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। और इस प्रक्रिया में आपका एटीपी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल एटीपी यहाँ पे आपका नहीं पड़ती है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में हम आपको बताए हैं, अपहिल प्रोसेस में नहीं। अपहिल प्रोसेस में आपका एटीपी लगता है। देखिए यहाँ पे आप समझिए, अपहिल प्रोसेस जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसमें एटीपी लगता है। और ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो वाटर मूवमेंट के थ्रू जाता है, तो इसमें एटीपी नहीं लगता है। अब आते हैं सेल डिवीज़न।
ये कोशिका से नई कोशिका बनने की सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे एक कोशिका है, उससे फिर दूसरी नई कोशिका बनती है, तो उसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। इसी से शरीर बढ़ता है और टूटे भाग भी ठीक होते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका, पहले सेल, सेल से फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, और सिस्टम से हमारा बन जाता है ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यहाँ पे सेल डिवीजन जो है इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। तो मिटोसिस में हो जाएगा कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है। इसका परिणाम देखिए, यहाँ पे दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और दोनों में 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। मिटोसिस की अवस्थाएं जो कि यहाँ पे निम्न प्रकार दिखाई गई हैं। तो पहला है प्रोफेज, जिसमें क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। मेटाफेज का मतलब इसमें क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं। एनाफेज, जिसमें क्रोमोसोम अलग अलग सिरों की ओर जाते हैं। और टेलाफेज जो है, इसमें दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज लिखने की ज़रूरत था, लेकिन आपको बढ़िया से समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ सारी बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप मिटोसिस समझ गए और मियोसिस समझिए। अब वह कोशिका विभाजन है जो जनन कोशिकाओं में होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सेल में। तो इसका काम जो है स्पर्म और एग को बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में दिख रहा है, मियोसिस में एक कोशिका विभाजित होकर, मियोसिस प्रक्रिया में बता रहे हैं आपको, मियोसिस में एक कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। इन 4 कोशिकाओं में केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए इन्हें अगुणित क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगुणी को यहाँ पे आप हैप्लॉइड बोल सकते हैं। देखिए जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है तब पुरुष का 23 क्रोमोसोम और स्त्री का 23 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं और इन दोनों के मिलने से एक नई कोशिका बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। देखिए अब इसके बाद अब 23 क्रोमोसोम पिता से और 23 क्रोमोसोम माता से मिलकर 46 हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पे युग्मनज बन गया, यानी जाइगोट। और जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो गए, तो 46 क्रोमोसोम हो गए। तो किस तरह 46 हुए हैं यहाँ आप समझ गए। अब आगे बढ़िए, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बेस्ड ऑन क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप समझिए कि मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। मनुष्य में, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, माता पिता कोई हो सकते हैं। तो इनमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स जो कि सामान्य गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी, जो कि यहाँ पे टोटल 23 होते हैं और 22 होते हैं ऑटोसोम्स यानी सामान्य गुणसूत्र, जो विशेषताएं नियंत्रित करते हैं। 22 जोड़ी जो है वो विशेषता नियंत्रित करते हैं। वो किस तरह की विशेषता है भाई, तो वो है रंग हो गया, लंबाई हो गया, या शरीर की बनावट हो गया, बाल और इत्यादि और भी चीज़। और ठीक है, तो यहाँ पे बचा एक जोड़ी क्रोमोसोम, तो वो कौन सा क्रोमोसोम है, तो वो है सेक्स क्रोमोसोम। तो 23वीं जोड़ी ये बच्चे का लिंग तय करती है, 23वीं क्रोमोसोम। तो स्त्री में सेक्स क्रोमोसोम एक सेक्स होते हैं और मतलब दोनों एक जैसे होते हैं, और पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, मतलब दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे समझिए, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, जब पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का डिम्ब आपस में मिलते हैं तब युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है। और जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माँ हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है, जबकि पिता यहाँ पे एक्स और वाई दोनों दे सकता है। दिमाग का एक्स और पिता के एक्स मिल जाए तो एक्स एक्स बनता है, यानी यहाँ पे लड़की पैदा होती है। और यदि माँ का एक्स और पिता के पिता का वाई मिल जाए तो यहाँ पे एक्स वाई यानी लड़का पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं, बस ये चैप्टर नज़दीक ही हो गया, ख़त्म ही होने वाला है। अब आते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है भाई, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन समझिए। म्यूटेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोशिका के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए में बदलाव हो जाता है, उसे ही म्यूटेशन कहते हैं। जैसे डीएनए हमारे शरीर की पूरी जानकारी रखता है, उसे ही डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पे छोटा डीएनए का डेफिनेशन बता दिया गया है। अब देखिए डीएनए में बदलाव कैसे होता है। जब सेल डिवीज़न होता है तब नई सेल बनाने के लिए डीएनए अपनी बिल्कुल वैसी ही कॉपी बनाता है, लेकिन कभी कभी डीएनए की कॉपी बनाते समय गलती हो जाती है, जैसे कोई हिस्सा बदल जाए या कोई जानकारी गलत हो जाए, तो उसे ही, तो जो वो नई सेल बनती है
तो यहाँ पे डीएनए का बदल जाता है, तो ऐसे ही बदली हुई कोशिका को म्यूटेंट सेल कहते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको फिर से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बाहरी कारण के वजह से भी यहाँ पे डीएनए बदल जाता है। तो कुछ बाहरी चीज़ें भी डीएनए को नुकसान पहुँचा सकती है, जैसे रेडिएशन हो गया या केमिकल सब्सटेंसेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे आसान में यहाँ पे आपको हम बताए हैं कि म्यूटेंट सेल किसे कहते हैं। तो डीएनए में बदलाव को ही म्यूटेंट कहते हैं। यहाँ पे आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप इतना भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। अब देखिए, इम्पोर्टेंट डिजीज़ ऑफ सेल, तो सेल से क्या बीमारी हो सकता है। तो कोशिका शोथ यानी सेल्यूलाइटिस एक प्रकार का त्वचा संक्रमण है, यानी ये बीमारी का नाम है। यह शरीर के किसी भाग में हो सकता है और यह तब होता है जब बैक्टीरिया स्किन के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो भाई बैक्टीरिया अंदर कैसे प्रवेश करेगा, तो जब त्वचा की अंदरूनी परतों में सूजन हो जाती है, तो इसका कारण क्या होगा भाई, कि कैसे प्रवेश करेगा। तो त्वचा कभी कट जाए या छिल जाए या जल जाए, तो उसके थ्रू वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वहाँ उसमें वो बैक्टीरिया चला जाता है। अब इसमें देखिए, इस रोग के लिए मुख्य बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में आपको पूछ देता है, इसको याद रखिएगा। तो पहला यहाँ पे बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। अब इस बैक्टीरिया देखिए यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स देखिए, तो साइन और सिम्टम्स यहाँ पे हो जाएगा कि त्वचा लाल हो जाना, छूने पर दर्द या कोमलता यानी मुलायम, ज़्यादा मुलायम महसूस होना, और वहाँ पे सूजन होना, खुजली होना, दर्द होना, बुखार होना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाए और ये लक्षण आपको मिले तो आप समझिएगा कि आपको सेल्यूलाइटिस हो गया है। यहाँ पे आसान भाषा में भी डेफिनेशन यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं, देखिए आसान भाषा में। तो त्वचा कटने या जलने पर बैक्टीरिया अंदर चले जाएं और त्वचा में सूजन व इन्फेक्शन कर दें तो इसे सेल्यूलाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पे ये सेल चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया और ऐसे ही आसान भाषा में हम लोग आगे भी रिवीजन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।